हेलो गाइस, दिस साइड अवधेश शुक्ला फ्रॉम गुरुकुल ऑफ कॉमर्स। आज हम बात करने वाले नेशनल इनकम पार्ट फोर्थ की। बेसिकली पार्ट फोर्थ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट फोर्थ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने पार्ट थ्री के अंदर क्या कवर करा है? हमने पार्ट थ्री के अंदर टॉपिक कवर करे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड एंड देयर न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोज़, बिकॉज उसके बिना आपको ये वीडियो वर्थलेस है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे चलते हैं। और आज क्या बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे पहले वैल्यू एडिशन मेथड की। जिसे हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं हिंदी में। इसी को हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। यानी उत्पादन विधि। उससे पहले मैं इसमें डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पर अभी कुछ वर्ड्स आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो वस्तुएं क्या होती हैं, गुड्स क्या होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो वस्तुएं बेसिकली आपके पास दो तरह की होती हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आने वाले लेक्चर्स में थ्योरी कवर की जाएगी। तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ जाएं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको इसके फ्री हैंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या होते हैं फाइनल गुड्स और क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? यानी क्या होती है अंतिम वस्तुएं और क्या होती है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं। अब इससे पहले हम बात करें डिटेल में इसके बारे में क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करें मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या होता है, यानी क्या अर्थ है। तो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर द्वारा फाइनली कंज्यूम कर लिए जाते हैं। इसका दोबारा किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज नहीं होता है। यानी सिंपल वर्ड्स में विच इज फाइनली कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग क्लियर ना हो रही है तो इसमें बोल के लिख रहा हूं, आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। यानी जो अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो किसी दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किए जाते हैं, कंज्यूमर्स का फाइनल यूसेज नहीं करता है। जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं अनदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सिंपल वर्ड से बोलते हैं विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर अदर काइंड्स ऑफ गुड्स। जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी सिंपल मीनिंग हमने देखा कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको दूसरे गुड्स के मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं, और फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिसको फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, इसको किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में यूज़ नहीं किया जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि। क्या फाइनल गुड्स का कोई वैल्यू एडिशन होता है? नहीं। क्या इंटरमीडिएट गुड्स का होता है? यस। मतलब क्या है वैल्यू एडिशन का? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या, एक स्टेज के बाद की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लाइक सपोज के लिए आपने ब्रेड परचेज करी, तो ब्रेड इज अ फाइनल गुड्स जो आप फाइनली कंज्यूम कर लोगे अपने घर में। रोटी आपने खरीदी तो आपकी रोटी क्या है अंतिम वस्तु जो अपने घर में यूज कर लोगे। लेकिन एक फार्मर है,
उस फार्मर ने पहले वीट प्रोड्यूस करा, गेहूँ उगाया, फिर गेहूँ से आटे में कन्वर्ट करा, फिर आटे से दुकानदार के पास गया, दुकानदार से रोटी बनाई। तो यहाँ पर आटे का सपोज 10 रुपये प्राइस था, तो उससे सपोज पहले गेहूँ का प्राइस 10 रुपये था, तो उसे आटे में कन्वर्ट किया 12 रुपये में, फिर आटे को बेचा गया 15 रुपये, 15 में रोटी बनाई गई, फिर 20 रुपये बेचा गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है। वो चीज़ क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड, जिसका फाइनल प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक फाइनल प्राइस डिक्लेयर ना हो तब तक उसे हम वैल्यू एडिशन पे चलाते हैं, जो प्राइस में इंक्रीमेंटल होता रहता है। लेकिन जो फाइनल गुड्स है उसका फाइनल प्राइस डिक्लेयर्ड है, उसमें कोई और एडिशन नहीं होने वाला है। अब कुछ एग्जाम्पल दो, सपोज आपने दूध खरीदा और दूध घर में यूज़ कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरमीडिएट गुड्स भी बन सकते हैं और फाइनल गुड्स भी बन सकते हैं, लाइक मिल्क। अब मिल्क आपने परचेज करा लेकिन घर में उसे यूज़ कर लिया सेल्फ कंजप्शन के लिए, हाउस होल्ड के लिए लिया, आपने दूध पी लिया, चाय बना ली, कुछ भी कर लिया अपने घर में, तो फाइनल गुड्स है। अब दूध अगर आपने 50 लीटर लिया है तो 50 इज द फाइनल प्राइस। लेकिन आपने दूध लिया और दूध लेने के बाद दूध से दही जमाई, तो आप भी सब देखा होगा कि दूध से दही महंगा आता है। अगर आप दही से भी उसे मक्खन निकाल रहे तो मक्खन दही से महंगा आता है, मक्खन से घी निकाल रहे तो घी मक्खन से महंगा आता है। तो इसका उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है। यानी अगर आप गुड्स को एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज करते हो तो गुड्स में ऑलवेज प्राइस में इंक्रीमेंटल आता है, लेकिन फाइनल गुड्स में इंक्रीमेंटल नहीं होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री, उत्पादन सीमा, ये आउट ऑफ होता है, बोल सकते हो आप आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी उत्पादन सीमा के बाहर। ये विद इन होता है, यानी अंदर होता है प्रोडक्शन बाउंड्री के। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप गेहूं से रोटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो गेहूं आटा क्या है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। आप डायरेक्ट गेहूं नहीं चबा सकते, आटा नहीं खा सकते, उसको रोटी में कन्वर्ट करना जरूरी है। लेकिन रोटी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, रोटी बन गई, आप उससे कुछ और नहीं कर सकते, आप उसको खाने में ही इस्तेमाल करोगे। तो जो फाइनल गुड्स है उसमें कुछ और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। लेकिन जो चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। तो डिफरेंशिएट होता है। रीसेल की बात करते हैं, यानी पुनः बिक्री। तो अगर हम रीसेल की बात करें, नो रीसेल, इसका रीसेल पॉसिबल नहीं है। इसका रीसेल यस हर स्टेप बाय स्टेप पे होता है। जैसे आप गेहूं की बात करें तो गेहूं को बेचा गया, आटे में कन्वर्ट किया गया, आटे को बेचा गया, रोटी में कन्वर्ट किया गया, तो रीसेल हो रहा है। रोटी बेच दी गई तो रीसेल नहीं करेंगे, खुद खा लेंगे। अगर आपने दूध परचेज करा और दूध का यूज़ कर रहे हो दही जमाने, मक्खन निकालने में, घी बनाने में, तो बार बार रीसेल हो रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट दूध को घर में पी लेते हो तो उसका कोई रीसेल नहीं हो रहा है। दूध का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन दूर जाती है कि अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि दूध यूज बाय और डेयरी, तो मतलब क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर दूध यूज बाय हाउस होल्ड कंजप्शन तो क्या है, फाइनल गुड्स। यहाँ से कन्फ्यूजन दूर करना। आप कोई भी चीज़ अगर फाइनल गुड्स कंजप्शन लिखा है कि हाउस होल्ड ने कंज्यूम करा है तो हाउस होल्ड हमेशा क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, बिकॉज हाउस होल्ड गृहस्थ उसको आगे बेचते नहीं है। कोई फर्म यूज़ करती किसी भी गुड्स को तो डेफिनेटली फर्म उसे कुछ प्रोड्यूस करेगी, फिर गुड्स से करेगी, सोल्ड करेगी। तो यहाँ से आप उसके कुछ एग्जांपल्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं? यस। क्या इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करते हैं? नो। क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को बार बार रिकॉर्ड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इसके बाद भी समझाऊंगा आपको, कि जब एक ही गुड्स के प्राइस को बार बार इंक्लूड कर लिया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी आता है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, विद इन एग्जाम्पल समझाओ। तो अभी हम बात करेंगे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है और विद इन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। तो ये आपको क्लियर हुआ कि फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में और इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ये डिफरेंस थ्योरिकली भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है ट्रू फॉल्स में। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी है, उसने सपोज के लिए वेजेस पे करी है। अब कंपनी वेजेस पे कर रही है तो वेजेस क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। गुड्स का मतलब सर्विसेज ऑल्सो। आप ये मत सोचो गुड्स का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल होगा। अगर आप वेजेस पे करें दिस ऑल्सो इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब सर्विसेज भी, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज।
ठीक है। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, चीज़ क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर आप फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो, लाइक आपने कपड़ा खरीदा, एक टेलर ने कपड़ा खरीदा, इट्स अ इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन उसने शर्ट आपके पास क्या करी, शर्ट मैन्युफैक्चर करी या शर्ट खरीद के बेची, तो शर्ट जो उसने खरीद के बेची है कस्टमर को, तो फाइनल कस्टमर का शर्ट परचेज कर रहे हैं, नाउ द शर्ट इज बिकम फाइनल गुड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम की। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो अभी आपने डिफरेंस देखा था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या होता है। अब हम बात करते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है। व्हाट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम? दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। अब इसका मतलब चल रहा है कि एक चीज़ की वैल्यू को हम बार बार काउंट करते हैं, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फेस्ड। सपोज फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए एज अ फार्मर, वो फार्मर है, किसान है, वो वीट प्रोड्यूस करते हैं और मिस्टर बी को 100 रुपीज़ में वीट को सोल्ड करते हैं। सपोज 10 kg वीट को सोल्ड करते हैं वो आपके 100 रुपीज़ में। अब मिस्टर बी उस वीट को आगे प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करने साफ सुथरा करने के बाद उसे मिस्टर सी को बेचते हैं। सपोज के लिए मिस्टर सी एक आपके होलसेलर जो वीट को परचेज करते हैं। अब होलसेलर को बेचे 120 रुपये में। अब मिस्टर सी ने उसे अपनी चक्की में डाला और उसे आटे में कन्वर्ट करा, और आटे में कन्वर्ट करने के बाद मिस्टर डी को बेचा सपोज के लिए 150 में। अब मिस्टर डी ने उसको बेचा एक दुकान वाले को, दुकान में रोटी में कन्वर्ट करा, रोटी में कन्वर्ट करने के बाद उसे मिस्टर ई को बेचा। मिस्टर ई कौन है, फाइनल कस्टमर है। हम सपोज कर लेते हैं मिस्टर ई कौन है, फाइनल कस्टमर है, इसके आगे गुड्स को नहीं बेचा जाएगा। सपोज 200 रुपये में पड़ रहा है आपको, टोटल रोटी पड़ रही है यहाँ पर कॉस्ट। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो मिस्टर ए से पूछा मैं कितना कमाया, उसने कहा भाई मैंने तो 100 रुपये कमाए। मिस्टर बी से पूछा तेरे कितना कमाया, कह रहा भाई मैंने 120 रुपये कमाए। उसने कितना कमाया, सी ने 150 कमाए, डी ने कितने कमाए, 200 कमाए। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या आ रही है, 100 का प्राइस यहाँ पे भी इंक्लूड है, यहाँ पे भी इंक्लूड है और यहाँ पर भी इंक्लूड है। सेम एज 120 का प्राइस यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है। 150 का 200 में इंक्लूड है। तो एक ही चीज़ को बार बार काउंट करने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी पहुँच गई, 220 प्लस आपके 370 प्लस 570, 570 पहुँच गई। तो गलत हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके दो सोल्यूशन है। पहला यूज ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड, मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करें। जैसे कितना कितना वैल्यू एडिशन हुआ, ए से बी पे 100 रुपये का एडिशन हुआ, फिर कितना एडिशन हुआ, 120 पर पहुंचे तो 20 का एडिशन हुआ, 150 पहुंचे कितने का एडिशन हुआ, 30 का एडिशन हुआ, 200 पहुंचे कितने का एडिशन हुआ, 50 का एडिशन हुआ। नाउ इट्स बिकम 200। तो 200 किसका पार्ट बनेगा, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। एंड सेकेंड वन इज यूज ऑफ फाइनल गुड्स प्राइस, यानी अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करें। कितना फाइनल गुड्स का प्राइस देखो आपके सामने, फाइनल गुड्स कितने का है, 200 का। तो दीज आर द टू सोल्यूशन टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको कभी हमने जीडीपी डेफिनेशन सुनी हो, मेरी फर्स्ट वीडियोस में कवर किया गया है। जीडीपी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि बताया 3 वर्ड आता है याद करने के लिए कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, द वर्ड इज फाइनल। वहाँ कहीं पर भी इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं की गई थी। उनका मार्केट मॉनेटरी प्राइस क्या होता है, जीडीपी बनता है। तो हम जीडीपी निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज फाइनल गुड्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, आप इसे नोट डाउन करें, उससे आगे हम बात करते हैं वैल्यूएशन मेथड, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं वैल्यूएशन मेथड का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप सेल्स लेते हो। सेल्स कैसे निकालते हैं, यूनिट इनटू में रेट। जो भी सेल्स होती है हिंदी में से बिक्री कहते हैं।
आउटपुट ही बोल सकते हो, उत्पाद का मूल्य बोल सकते हो इसके अंदर। प्लस कर देते हो आप चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन जो बताया था वो कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर इसमें माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग। हमारे पास आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे जीडीपी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर। फिर आपको स्टेप सिखाए गए थे, वो बताया था नेशनल किस में निकलती है हमेशा, एनएनपी एट एफसी पे, जो आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाके देखें। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपका, आप जीडीपी एट एमपी निकाल चुके हैं यहां से सपोज के लिए। फिर आपको किस पे चलना होता है, एन पे चलना होता है, एनडीपी एट एमपी कैसे चलते बताया था आपको, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आपको बताया था किस पे चलना होता है, नेशनल पे। कैसे करते थे, जो यहाँ पे निकला उसको यहाँ पुट करते हैं, याद करो फर्स्ट वीडियोस देखें, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एनएनपी एट एमपी कैसे निकलता था, सॉरी एफसी, एनएनपी एट एमपी आप क्या हो जाएगा माइनस एनआईटी, और दिस बिकम आवर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ओके, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इस स्टेप से आपको 1-2 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इससे आपके माइंड में क्लियरिटी आई। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा बोर्ड पर। अब इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करवा रहा हूँ आपको मैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसे मार्केट प्राइस पे ना ले आकर कहाँ लेके जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो इन्फॉर्मेशन क्या है गिवन है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है सेल्स की, तो फॉर्मेट यही रहेगा, सेल्स कितना आ गया 8000 आ गया। अब इसका मैं वीडियो के एंड में एक शॉर्टकट समझा दूंगा, जो बच्चे कॉमर्स के उनको शॉर्टकट से बड़ी आसानी से याद हो जाएगा उस शॉर्टकट से। फिर आता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना 100 है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, आपके पास क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है 5th एंट्री 5500। तो और जैसे हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, ये कितना आ गया 2600 आ गया। क्वेश्चन में कहाँ लेके जाना है हमें, जीडीपी एट एफसी बोल दो या जीवीए एट एफसी बोल दो। कैसे जाएंगे बताया था मैंने आपको, जीडीपी एट एमपी माइनस कर देंगे एनआईटी, तो 2600 माइनस एनआईटी हमें गिवन है क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन नहीं है, सब्सिडी गिवन है, तो आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास माइनस सब्सिडी दैट इज बिकम 200। तो आईटी 0 है, तो आपके पास कितना हो गया 2600 माइनस माइनस प्लस दैट इज बिकम 200, इट्स नाउ बिकम 2800। तो हमारा आंसर आ चुका है 2800। अब आपको मैं एक शॉर्टकट समझाने वाला था, जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी है उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे वो चीज़ क्या थी, वो यही तो थी। और ध्यान से दिखाते हैं आपको, यहाँ आता ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके यहाँ निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था ये कुछ नहीं था, ये ग्रॉस प्रॉफिट जीवीए एट एमपी ही था।
चेक कर लो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये दोनों क्या बन जाते हैं, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बन जाते हैं हमारे, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर आपको फॉर्मेट ऐसे याद करने दिक्कत है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही रखा है आपने, तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको थ्योरी कवर की जाएगी, बिकॉज नेशनल इनकम की थ्योरीज प्लस से रिलेटेड टॉपिक, जो छोटे टॉपिक है उनकी थ्योरी कवर की जाएगी। तो चैनल बने रहें जिससे पता चल सके नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।